हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक आरआरबी एनटीपीसी का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म आया है, उसके दृष्टि से आज हम लोग उसके सेट का डिस्कस करेंगे। तो आज मेरा ये आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर्स का पहला सेट है, जिसको हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, और सबसे बढ़िया अप्रोच लगाएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को डील किया जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, जो कि ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 6 बचता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैं आपसे पूछूं तो आप बोलिएगा कौन सी है सबसे छोटी संख्या। तो आप बोलिएगा ये 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो राइट है। पूछ रहा है कि इसको अगर देखिए, सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 7 से विभाजित करने पे कितना 6 शेषफल। तो कुछ नहीं करना है हमको, ये सबसे छोटी संख्या में 7 से अगर डिवीज़न करते हैं तो आप इसको कटाइएगा तो क्या होगा। देखिए, शेषफल कितना बचा हमारे सामने। अगर इसको डिवाइड किया तो 7 एकम 7, फिर 3 0, फिर 28, फिर उसके बाद 20, इस तरह से डिवीज़न इसको किया तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है 4। लेकिन हमको बचाना कितना है तो 6। तो 4 बच रहा है और कितना बचाना है हमको 6। 6 शेषफल बचता है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा 2। तो बस कुछ नहीं है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 2 ऐड कर दीजिए तो हमारा शेषफल 7 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा तो 6 बच जाएगा। बस यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो यही अप्रोच कीजिए, इजी होगा आपको। राइट है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। तो राइट है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए, 2 बंदे हैं एक्स और वाई, ये कार्य को मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, ठीक। वाई और जेड इसे 18 दिन में पूरा करते हैं। और यही एक और बंदा है जो वाई के साथ मिल जाता है, तो वो काम को कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है। उसी प्रकार से एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। एक्स और जेड कितने दिनों में कार्य को पूरा करते हैं तो 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप लोग सभी जानते हैं कि हमको टोटल कार्य निकाल लेना है कितना करेगा। तो अगर इसका एलसीएम निकाले 12, 18 और 15, तो आप देखिएगा एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 12, 15, 18 का 180 होता है। आपको ऐसे देखिए, सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उसको देख लीजिए, 12, 15 में 180 कटता है, 18 में भी 180 कटता है। तो ये आपको देखते ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो अगर आप ऐसे करने बैठे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन निकल ऐसे भी जाएगा। पंतियाँ 15, 15 30, 30 दूनी का 60, 60 तिहाई 180। तो 180 एलसीएम, ठीक। लेकिन आप लोग को देखते ही मालूम चलना चाहिए कि क्या एलसीएम निकलना चाहिए, ठीक। तो देख लेंगे 12 के टेबल में 15 बार में, और ये 18 के टेबल में कब आता है 180, 10, 15 में, तो ये कब आता है 12। तो देखिए, एक्स और जेड का एफिशिएंसी कितना है 12, वाई और जेड का एफिशिएंसी 10, और एक्स और जेड का एफिशिएंसी 15। तो भैया टोटल कार्य हमारे पास कितना है 180 है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 बार एक्स आ रहा है, 2 बार एक्स, 2 बार वाई, 2 बार जेड। तो हम इसको कर सकते हैं 2x + y + जेड। टोटल एफिशिएंसी कितना है 15, 10, 25, 25, 12, 27, यही होगा ना। 15, 10, 25, 25, 12, सॉरी 37 हो गया ना, 37। तो x + y + जेड की एफिशिएंसी कितनी है 37/2, और हमारे पास टोटल कार्य कितना है 180। तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 37/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा ना। तो देख लेते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा 180 × 360/37।
तो ये अप्रोक्स देखेंगे तो ये 10 से गुना करेंगे तो 370, यानी कि अप्रोक्स जो है ये अप्रोक्स कितना के नज़दीक आ रहा है, अप्रोक्स 360/37 से भाग किया है तो ये अप्रोक्स 10 के बराबर आएगा। तो लगभग जो है XYZ कितने दिन में समाप्त कर देगा कार्य को, 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ये भागा कीजिएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो अप्रोक्स 10 के लगभग आएगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, 10 है ना, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हम लोग अप्रोच लगाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप सिंपल x + y लिख कर 12 इनका एलसीएम निकाल दीजिए, ये तीनों का जितना एलसीएम आता है, फिर उससे आपका एक इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। फिर इफ़िशियंसी को देखिए कि टोटल XYZ कितना, तीनों का इफ़िशियंसी कितना होता है, तो 37/2 आप 18.5 भी कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर उसके बाद टोटल हमारे पास वर्क कितना था, 180 वर्क था ना, तो बस 180 में इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका लगभग 10 के आसपास आ जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/34 है, कॉस थीटा बराबर 5/34 है, 1/10 - 1/cot थीटा। देखिए, इसको निकालने का बहुत तरीका है, बट मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। मेरे पास साइन और कॉस के रिगार्डिंग वैल्यू दिया है ना, तो हम 10 को भी क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यही है हमारे पास, इसका वैल्यू पूछा है, तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + sin थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसको 1 - cos थीटा बराबर साइन थीटा। अंत में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप इसमें अब आराम से इजी तरीका से इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप देखिएगा ये 3/34 है साइन थीटा का मान, और ये कितना है 5/34 है, राइट। और ये साइन थीटा माइनस, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 3 और ये 5 कितना हो जाएगा, 8/34 हो जाएगा ना। और ये साइन में से अगर कॉस माइनस किया तो कितना हो जाएगा, -2/34 हो जाएगा ना, राइट। 34 से 34 कट गया, ये 3/5 इंटू क्या हो जाएगा, 34 से 34 ख़त्म ना, तो आप देखिएगा ये 8, ये -2 है, तो ये -4 हो जाएगा ना। तो आप देखिएगा इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, -12/5। क्वेश्चन में -12/5 दिया है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना इजी अप्रोच लगाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम किस तरह से एग्ज़ाम में कम समय में क्वेश्चनों को मारेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन होते हैं लगभग 20 या 30 के आसपास, और हमारे पास टाइम होता है बहुत कम। तो जो सबसे इजी अप्रोच है मैं वही बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों का 50 लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए, इजी क्वेश्चन है, बस जैसे ही पढ़े वैसे ही इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन के हिसाब से परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का कितना % लाना आवश्यक है। तो भैया, अगर आपको पास होना है तो 50% अंक लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, परीक्षा में 2 प्रश्न हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 2 परीक्षा पत्र हैं, ठीक। एक छात्र 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में, पहले का टोटल अंक कितना है 200, 40% अंक लाता है। इसका 40% कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से एक जीरो को हटाया तो 10%, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए तो 80 अंक, ये 80 अंक लेके आ जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले, यानी सेकंड पेपर जो है वो कितने अंक का है, 150। दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। देखिए, टोटल हमारा एग्ज़ाम कितने का हो गया, 200 + 150, 350, और हमें पास होने के लिए कितने % लाना है, 50%। तो 50% कितना हो जाएगा इसका, 175 हो जाएगा ना। 2 से भागा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक, 175 हो जाएगा ना। 80 वो अंक ला चुका है, इसको माइनस कीजिएगा, और कितना अंक इसको ज़रूरत है पास होने के लिए, तो 5, और 17 में से 8 गया तो 9,
यानी 95 उसे अंक लाना होगा। तो 95 किस में लाना होगा, 150 में ना, तो 150 में 95 लाना होगा। ये कितना प्रतिशत है, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 3 15, 5 दूनी का 10, यहाँ से अगर इसको कटाइएगा तो तितरी का 9, 3 एकम 3, 6 3 18, ये 6 से चला जाएगा। यानी समथिंग अगर इसको देखा जाए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 एकम 3, हासिल 1, 3 दूनी 6, यानी 63.32% इसको लाना अनिवार्य है। तो लगभग कितना है, 63.64% इसका आंसर होना चाहिए। राइट, 4 का डी, लगभग 64%, क्योंकि इसमें पूछा भी है लगभग के आसपास, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिया है। आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, टोटल कितना अंक लाना है, इसको 50% अंक लाना है। पेपर 1 200 का होता है, पेपर 2 150 का होता है। राइट, पहले पेपर में वो 80 लाता है, दूसरे पेपर में उसे कितना लाना है कि वो 50% अंक लाकर पास हो जाए। अगर गौर से देखिएगा तो दूसरा पेपर जो है 150 का होता है, लेकिन टोटल अंक हमारे पास कितने हो जाते हैं, 200 प्लस पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलाकर हमारे पास टोटल 350 अंक होता है। और इसमें इस लड़के को कितना परसेंट अंक लाता है कि वो पास हो जाएगा, तो इसमें इसको 50% यानी 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो 50% 350 का कितना होता है, 175। तो वो पेपर 1 में 80 अंक ला चुका है, उसे पेपर 2 में पास होने के लिए मिनिमम 95 लाना ही होगा। तो 95, मैं फिर बोल रहा हूँ, 95 150 का कितना है, बस वही आपको ऐड करना है। टोटल लगभग 64% के आसपास होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5वां, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 6 to 25 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, ए प्लस बी 5 है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। राइट, देख लेते हैं इसको भी, ये भी इजी है। इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। देखिए, हम लोगों के पास ए क्यू माइनस बी क्यू का एक सूत्र होता है, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक सूत्र होता है जो ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है। देखिए, इसमें सभी मान दे रखा है आपको, इसका मान दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान भी आपका दे रखा है, ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान भी दे रखा है। तो कुछ नहीं है, अगर इसका मान देखिएगा तो 625 है, यानी कि 625 है इसका मान। ए माइनस बी का मान हमको नहीं दे रखा है, लेकिन ए प्लस बी का मान दे रखा है। तो ए स्क्वायर माइनस क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 25। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर 25। ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 5। तो भैया ए माइनस बी का मान भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ए माइनस बी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। तो हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ इसका मान हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो भैया जब इसका मान 5 है, अगर इसका मान हमको ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625/5। अगर इसको कटाएगा तो 125। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझे, ये भी इजी अप्रोच था, बस एक इसके लिए एक फार्मूला है जो ये होता है। आपको कुछ फार्मूले हैं जो याद होने चाहिए, मैं लास्ट में इसका एक फार्मूला का एक लिख दूंगा। अभी हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बस अभी आप याद रखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, यहाँ पे लिखता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखा जाए
तो 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन कि वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचे। राइट, ये भी क्वेश्चन ईजी है, बस देखिए इसको कैसे सॉल्व कर। सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना, तो कोई नहीं, देखिए सबसे बड़ी संख्या बताइए, बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 155 में विभाजित किया जाए तो 5 शेषफल, यानी 5 घटाइएगा तो 150 कटता होगा, उससे उस संख्या से 150 कटता होगा। 260 में 10 घटाइएगा तो 250 भी कटता होगा उस संख्या से। और ये 315 में अगर 15 शेषफल घटाइएगा तो 300 भी कटता होगा। देखिए वो बोल रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जिस शेष, तो शेषफल को अगर घटा दे तो जैसे अगर मान लीजिए कि 10 से अगर 20 कटता है, अगर जैसे मान लेते हैं कि 25 कोई अंक है, अगर वो संख्या 5 शेषफल बचता है किसी संख्या से कटने के बाद, तो भैया अगर 5 घटा देंगे तो 25 में अगर 5 घटा देंगे तो जो ये 20 है, 20 तो उस संख्या से कटता होगा ना, जो भी एक संख्या है उससे ये 20 कटता होगा, तभी तो 25 संख्या तो 5 शेषफल बचता होगा। तो बस वही मैंने क्या किया है, सभी शेषफलों को उस संख्या से घटा दिया है। तो अब देखिए ये हमारे पास 3 संख्या बच गया, 150, 250 और 300। तो हमें देखिए ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट रहा है, तो निकालना कुछ नहीं है, तीनों कट रहा है तो तीनों किसी एक कॉमन संख्या से कट रहा है, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालेंगे तो आप देखिएगा, तो HCF निकालिएगा तो क्या होगा भैया, देखिए आप HCF में क्या करते हैं, इसका अगर देखिएगा तो 25 गुना 6 लिख सकते हैं, 250 का क्या लिख सकते हैं 25 गुना 10, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुना 12 लिख सकते हैं। 12 25 60 12 2 हाँ राइट। अब इसको तोड़ने लायक और कुछ है, हाँ तोड़ सकते हैं। 25 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 25 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको 25 गुना 2 गुना 6 लिख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ कॉमन है ना सभी में, और तो कुछ कॉमन नहीं होगा। तो 25 दूनी 50, ये इसका HCF हो गया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। 50 है ऑप्शन में, राइट 50 है। तो बस यही था निकालने का इसको बेस्ट अप्रोच। बाकी 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे नेक्स्ट, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा तो आपको बताते रहेंगे। बस ये याद रखना है हमको कि जिस भी संख्या का अगर किसी संख्या से विभाजन होता है और वो संख्या उस संख्या को पूरा नहीं काटती है, कुछ शेष बचता है, तो याद रखिए अगर वो शेषफल को उस संख्या में घटाएंगे तो वो संख्या उस संख्या से कट जाएगी। थोड़ा संख्या ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, बट आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये तीनों संख्याओं में जो शेषफल है वो तीनों को घटा लिया, और फिर उसके बाद जो है ये तीनों जो बचे हैं मेरे पास जो संख्या आई हैं उनका HCF निकाल दिया, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या के अनुपात से, क्या है भैया, पुरुषों की संख्या का अनुपात। एक क्लब है जिसमें एक तरफ क्या है, मैन है, एक तरफ वुमेन है, जिसका अनुपात क्या है, पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या, यानी पहले महिलाओं की संख्या, पहले वुमेन है फिर बाद में मैन है, 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया, तो क्लब में अब महिला की सदस्य कितनी हैं। देखिए इसमें कितनी महिलाएं शामिल होती है, 300 महिलाएं शामिल होती हैं, और अनुपात हमारा क्या हो गया 5:2। तो क्लब में महिला सदस्यों का अनुपात क्या है, तो क्लब में अब देखिए क्वेश्चन का इसको 2 प्रकार से कर लें। अगर आप रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से बनाइए, बाकी जो मैं मेथड मानता हूँ वो सबसे यही है कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या, अगर मान लीजिए कि इसमें क्या है 3x मान लेते हैं कि ये x के मल्टीपल थे, महिला और वुमेन 2 में, तो ये संख्या क्या हो 3x और ये 2x हो गया ना। मान लेते हैं कि टोटल महिलाएं 3x थी, टोटल पुरुष 2x थे। तो अगर 3x में 300 महिलाएं आएंगी तो ये जो है टोटल 5x/2x हो जाता है।
तो गौर कीजिएगा, तो 2x से तो 2x ख़त्म हो जाएगा और ये 300 बराबर 2x हो जाता है। तो ये 150, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 150। तो पहले कितना थे, पहले ओमेन कितनी थी 15 थी या 450 ओमेन थी, अभी 300 आ गई हैं, तो टोटल कितना हो गया 750। तो बस कुछ नहीं था, 715 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, क्योंकि क्लब में वर्तमान में पूछा अब। तो बस यही था बेस्ट मेथड, निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से भी। बाकी इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत, ये तो बेसिक मेथड हो गया इसका। इस क्वेश्चन का एक और अप्रोच है जो आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। आप जनरली रेशियो मेथड से इसको और भी ईजी तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक तरफ वोमेन है और एक तरफ मैन, क्लब में 3:2 होता है, बाद में ये 5:2 हो जाता है। यहाँ कितना का गैप होता है 2 का ना, तो यही 2 का गैप कब होता है, जब इसमें 300 महिलाएँ शामिल हो जाती हैं। तो ये 2 का वैल्यू कितना है 300, तो 1 का वैल्यू 150। तो वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं 5, तो इसको बस 5 से गुना कर देना है, 750 आंसर। ये भी एक तरीका है जो बहुत ही ईजी है। बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो एक्स पे भी जा सकते हैं किस तरीक़ा से ये होता है, राइट। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका मसप और लसप क्रमश 12 और 72 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमण का योग कितना होगा। क्वेश्चन भैया बहुत ही इजी है, बस समझना है। देखिए इसको आप कर सकते हैं, एक्स और वाई दो संख्या है जिनका योग कितना है 60, ठीक। और इनका लघुत्तम और महत्तम देखिए, तो लघुत्तम और महत्तम क्या है, एक का मसप कितना है 12, तो 12 से कटता होगा, ठीक। ये दो संख्या है जिनका 12 से कटता होगा, और लघुत्तम क्या है 72, एलसीएम क्या है 72। तो अगर आप देखिएगा तो इसका आप क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 60 ना, एक मिनट। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है ना। तो दो संख्या है हमारे पास एक्स और वाई, तो एक्स वाई का गुणनफल कितना हो जाएगा भैया, क्वेश्चन में 12 एचसीएफ है और एलसीएम 72 है, तो राइट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक क्वेश्चन में हमको और भी दे रखा है एक्स प्लस वाई 60 दे रखा है, और हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा का योग 1 + x 1 + y। तो अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो x + y बटा एक्स वाई आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x + y का मान 60 दे रखा है और ये 12 × 72, 12 × 5 = 60, तो 5/72 इसका आंसर है ना, 5/72 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। ये बस यही था कि वो छोटा सा एक फार्मूला था, दोनों संख्याओं का क्या होता है गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम, बस यही था क्वेश्चन। जो इस चीज़ को समझ गया उसके लिए इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √54 × 125 √24 × 45। देखिए इसको हम लोग सिंपली देखा जाए तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, √54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × √9 × 6 लिख सकते हैं, गुना √25 × 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी देखा जाए क्या लिख सकते हैं 4 × 6 गुना ये 9 × 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से √9 से क्या 3 बाहर निकल जाएगा, इसको 6 लिख सकते हैं, गुना 5 बाहर निकल जाएगा 5 अंदर रह जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा 6 अंदर रह जाएगा, यहाँ से 3 बाहर 5 अंदर रह जाएगा। तो गौर कीजिएगा, आप ध्यान से देखिए, तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो पंक्तियाँ ही 15/6,
ये आंसर इसका आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 5 30। अगर पॉइंट में देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक, इजी था। आप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, जितना उसका एमआरपी है, ये 10 नंबर है, जितना उसका एमआरपी है ना, उससे क्या है 75% है, उसका 75% है, एमआरपी का 75%। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका देखिए, इसको कुछ मत मानिए, सीधा सीधा मानिए कि मेरा एमआरपी कितना था, 100 था, 75% यानी 75 रुपये उसका मूल्य था ना, तो मूल्य था। तो अगर देखा जाए तो आगे इस क्वेश्चन को, तो 75 रुपये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, ये एमआरपी हो गया। पूछा है 15% का छूट, किस पे दे रहा है, एमआरपी पे दे रहा है ना, तो एमआरपी पे 15% का छूट दे। 100 में अगर 15% 15 होता है तो 85 में माल बेच रहा है, 85 में वो अपना क्या बेच रहा है, माल बेच रहा है। तो 75 रुपये का चीज़ है, 85 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है ना। तो देखिए कितना लाभ हो रहा है, 10 लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, 75 पे। तो भैया 25 दिया 75, 2500 का 100 यानी 40/3। तो आप अगर इसको भाग दीजिए, 13 तिया 39, 1 0 तितरी का 9, यानी समथिंग ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 13.33, यानी बी आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों में हम 100 पे ही सारा बन जाता है। खेल सारा 100 का है, जो 100 समझ गया वो सारे क्वेश्चनों को बना लेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरीश के मासिक वेतन रुपये कितना है, 45,000 में से 1/3 शिक्षा पे खर्च होता है, अच्छा, और 2/6 भोजन पे और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन का वो बचत करता है, तो बचत की राशि क्या होगी। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, ठीक है, देखते हैं क्या किस तरह से इसको अप्रोच लगाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, टोटल कितना है भैया, 45,000 रुपया है। 1/3 यानी 1/3 भाग, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया जो है वो किस पे, एजुकेशन पे खर्च कर देता है। और 2/6 भोजन पे, भैया 45,000 का 2/6 तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 6 5 30, यानी 15,000 मोटा मोटी। ये किस पे खर्च करता है, ये फूड पे खर्च करता है। 15,000 एजुकेशन पे, 15,000 फूड पे, टोटल इसके खर्च हो गए 30,000। और अन्य 2/6 भोजन वो अन्य यानी फूड और अदर एक्स्ट्रा चीज़ों पे खर्च करता है। तो 15 30,000 तो उसके खर्च हो गए, टोटल उसके पास 45,000 रुपये हैं। तो बचत कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 15,000 आंसर है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 3400 यानी 3400 की राशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 680 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल देखिए, साधारण ब्याज में कुछ नहीं करना होता है हमको। ये 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 680 है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्षों में हम निकाल सकते हैं 170 रुपये। यही 170 रुपये 3400 का क्या है, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 17 दहियाँ 17 दूनी 2 5, यानी रेट कितना है, 5%। ठीक, सिंपल सा है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज है, तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या था, देखिए 4 वर्षों का साधारण ब्याज 680, तो 1 वर्ष में 170, तो भैया 10% 340 होता है, 170 सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना है, 5%। आंसर कितना हो जाएगा मेरा, डी क्या है, 5%, डी आंसर, राइट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई इसके चौड़ाई की दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये क्या है हमारे पास, आयत में सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है ना, सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट। ये पूछ रहा है आयत की लंबाई, ये होती है आयत की लंबाई, ये होती है आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, कह सकते हैं। और आयत का परिमाप
कितना परिमाप होता है टोटल साइड का सम। ये दो बार इसका चौड़ाई जोड़ रहे हैं, 2 बार लंबाई, तो आयत का परिमाप ये हो जाता है, राइट। ठीक, तो देखिए आयत का परिमाप क्या दे रखा है, 2l + b कितना दे रखा है भैया, 48 दे रखा है। तो l + b का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। l और b का एक सिंपल सा है कि अगर ये 1 है तो 1 रेशियो का है, तो ये कितना है 2। तो भैया यहाँ पे 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान 24 है, यानी 2 + 1 3 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान 8। तो भैया जाहिर सी बात है इसका लेंथ कितना होगा 16, और ये चौड़ाई ब्रेथ 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, तो l × b। तो हमारा l कितना है 16 और ये 8, तो 8 × 48 4 8 4 12 128 आंसर। ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 128, राइट। क्वेश्चन इजी था, बस आप लोग को समझना है। आप चाहे तो इसको x और इसको 2x भी मान सकते थे। यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिया है वो x2 + 2x करके भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 + 2 + y = 1, y/2 + 2/z। ये क्वेश्चन है, राइट। इतना बराबर 1, इतना बराबर 1, और z/2 + 2 + x बराबर क्या होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये भी 1 ही हो जाता है। बताते हैं कैसे 1 होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको भी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, x/2 + 2/y बराबर 1 है। तो इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे। तो x का मान, और देखिए यहाँ पे प्लस है, तो x का मान क्या ले और y का मान क्या ले यहाँ पे कि जो हमारा वैल्यू है वो 1 आ जाए। तो देखिए अगर x का मान, सिंपल सा बात है, अगर हम लेट -2 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो 2 + 1 + 2 = 1, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमको मान पता लगा क्या, x का मान क्या -2 रखिए, y का मान 1 रखिए, और नेक्स्ट इक्वेशन है y/2 + 2/z बराबर 1। तो y का मान हम लोगों ने क्या रखा था 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है 2/z है ना, ये z है। तो देखिए हमको 1/2 यहाँ पे चाहिए, तो z का मान क्या होना चाहिए, तो 4 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। तो ठीक, 1/2 + 1/2 1, यानी कि एक और मान हमको पता चला, क्या चीज़, z का मान क्या रखेंगे 4। तो ये पूछा है ना z/2 + 2/x, z का मान क्या है 4, 2 प्लस 2 प्लस क्या है -2 है ना, क्योंकि ये x का मान -2 है। 2 दूनी का 4, और ये 2 प्लस ये -1, तो भैया ये 2 + -1 क्या हो जाएगा +1, यही होगा ना आंसर। तो मैंने पहले भी बोला था, ज़्यादातर ये एक इक्वेशन एक पैटर्न बनाता है, तो आप ट्रिकी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 मार सकते थे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ये 2400 के 12% में आप क्या जोड़िएगा कि जो योगफल है, जोड़े कि योगफल 5400 का 18% हो जाए, बस यही क्वेश्चन है। तो 2400 का 12%, देखिए ये 0 हटाइए, ये 0 हटाइए, तो 24 इसका 1%, तो 12 चौका 48, 4 12 दूनी 24 4 28 में आप क्या जोड़िएगा कि 18%, तो इसका 18% क्या होगा, 18 चौका 72 और 18 25 90 7 97, तो भैया 288 इसको घटा दीजिए। 8 4 12 में से 8 गया 4, 6 में से 8 गया यानी 16 में से 8 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 684, डी आंसर 15 का डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से हमारा, इजी है, बस देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 16, ये क्वेश्चन दे रखा है जिसका √3 tan थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा।
थीटा का मान आपसे पूछा है ना, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, तो ये प्लस क्या क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री साइन 25 डिग्री बराबर क्या दे रखा है, √3 tan थीटा। तो देखिए ये एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ से ये 1 हो गया, और यहाँ से देखिए साइन 15 डिग्री है, तो साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या 75 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर कॉस 75 डिग्री। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, आप बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो और नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है हमारा cos 65, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री बराबर साइन 25 डिग्री। आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बोलिएगा यस सर क्यों नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक, आगे है ये, इसका मान कितना है, √3 tan थीटा। देखिए 1 प्लस इसको, देखिए इसको अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 75 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री बराबर इसको कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा 25 डिग्री प्लस और यहाँ पे साइन 25 डिग्री बराबर √3 tan थीटा। गौर से देखिएगा तो ये खत्म, 1 + 1 + 1 √3 tan थीटा, यहाँ से 3 + √3 tan थीटा, यहाँ से कटाइएगा तो √3 बराबर tan थीटा। आप बोलिएगा tan थीटा √3 किसका मान है, तो tan 60 का मान है। tan 60 का मान क्या है, रूट थीटा लिख सकते हैं, तो 10 से 10 खत्म, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो आप थीटा का मान 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से ये थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। तो बस ये भी एक कीजिए अप्रोच था, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। बस बेसिक क्वेश्चन ही हमारे रेलवे में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग इसको भी। ये हमारा पहला सेट है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हूँ, बाकी हम इसको, ये टोटल 30 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको 20 से 25 मिनट लास्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बस लिख दीजिए 6/5 का क्या है, 6/5 का, तो का को हम क्या लिख सकते हैं, छोड़िए का को का ही लिखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 6 यानी 10/12 हो जाएगा ना, आप बोलिएगा हाँ हो जाएगा। देखिए मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 10/12 माइनस 5/6 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 20 का एलसीएम 20 होगा, तो यहाँ पे 3 दूनी का 6 12 का 12 यानी 18/20 माइनस 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है 6/5, डायरेक्ट इसको का मतलब क्या होता है गुना, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 5/6 गुना 18/20 माइनस 1/6, तो 60 माइनस 18 5 90 माइनस 120 माइनस 1/6, तो ये 60 से 60 एक खत्म, 1 0 से 1 0 3 का 9 3 4 का 12 माइनस 3/4 से 1/6। इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो अब क्या होगा 6 दूनी 12 12 माइनस 3 का 9 माइनस 2, तो 9 2 11 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1/12, जो कि आंसर सी है, 17 का सी। बस कुछ नहीं है, इसको बस आराम से लिखिए और एक एक स्टेप सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में गलत होने का चांस ज़्यादा है। राइट, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है 180 किसके बराबर, 180 भागा, इसको सॉल्व भी करते रहते हैं ना, 2 का पावर क्यूब 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20 का मान क्या होगा। 180 भागा 9 8 17 1 18 प्लस 37 माइनस 20, ये 18 से 180 10 बार में, 37 10 47 माइनस 20 कितना हो गया टोटल 27, इसका आंसर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। ये क्या है, बस देखिए इकाई अंक, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 गुना 4 24 होता है 4, 8 गुना 4 32 होता है 2, 2 गुना 4 क्या होता है 8, इकाई अंक क्या होगा इसका 8, 19 का बी, बस ख़त्म। नेक्स्ट हमारा अगला है 3 रस्सी, देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 रस्सी की 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 3 रस्सी है, 3 अलग अलग भागों में, एक रस्सी 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहली भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा। कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो कि इजी है। देखिए कुछ नहीं है, चलिए देखिए हमको मालूम नहीं है एक रस्सी की लंबाई कितनी है, तो एक रस्सी की लंबाई हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि पहला भाग इतना होता है। तो देखिए अगर रस्सी की लंबाई x मानते हैं तो पहला भाग क्या है, पहला भाग पूरी लंबाई की क्या है x/5, दूसरा भाग क्या है 3x + 2, ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है, और हमसे पूछा है बाकी रेस्ट भाग कितना होगा। तो टोटल लंबाई कितनी है, तो x है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x में से ये दोनों भाग को माइनस कर दिया जाए तो हमारा टोटल भाग निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना रेस्ट भाग। तो x 5 दूनी का 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 15x, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, सॉरी, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, x मानेंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, x मानेंगे तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, कुछ नहीं करना है हमको, इजी मेथड से बनाते हैं, कुछ नहीं। रस्सी की टोटल लंबाई कितनी है 1 है, मान लेते हैं कि 1 कुल लंबाई है और 1 का 1/5, यानी सेम मेथड, अगर इसको 1/5 भाग पहला है और दूसरा भाग क्या है 3/2, यही ना है, दूसरा भाग क्या है 3/2, तो दूसरा भाग पहले भाग का, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, दूसरा भाग पहले भाग का, इसलिए मेरा गलती हो रहा था। ठीक, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आइए देखते हैं। अगर टोटल रस्सी का कुल भाग कितना है 1 है, तो पहला भाग क्या है 1/5 फर्स्ट भाग, और सेकंड भाग क्या है पहले भाग का ये 3/2 है, तो टोटल कितना हो गया 3/10। तो राइट, ठीक है। अब देखिए 1 में से ये दोनों भाग को घटा दें, तो 1/5 + 3/10, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 + 3/10, यानी कह सकते हैं हम लोग, ये दूसरा भाग है, कह सकते हैं 5/10, तो सॉरी कटाएंगे नहीं, 5/10, तो 10 5, यानी सिंपल सा है 5/10, 1/2 इसका आंसर होना चाहिए। तो 10 20 का बी होना क्या चाहिए, होगा ही, क्योंकि यही इसका इजी तरीका है। ठीक, समझ गए ना आप लोग। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सिंपल यहाँ पे समझने वाली नहीं था, मैंने इसी को यही होता है एग्जामिनर ऐसा कुछ देता है ना, अप्लाई में आप एक कंटिन्यूटी बना रखे हैं, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है, तो होता क्या है कि आप जो है सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो इसलिए जो है क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है कि 5 sin 14 76 3 cot 15 एंड cot 75 2 tan 45 का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेस्ट अप्रोच है 5 sin 14 डिग्री। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक को आप बोलिएगा सर, सेक को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 19 माइनस 14 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 3 कॉट 15 डिग्री गुना कॉट 75 को आप 75 ही छोड़िए 2 tan 45 डिग्री, राइट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेक 90 माइनस 14 क्या होता है? कॉसेक 14। और जब कॉसेक 14 को आप साइन में चेंज कीजिएगा तो वो 1 बटा साइन हो जाता है ना, ठीक। तो बस वही है 5 साइन 14 बटा साइन 14। नेक्स्ट है प्लस 3 कॉट। देखिए कॉट को अगर हम चेंज करें तो कॉट 90 माइनस क्या है? कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 75 डिग्री। तो ये tan 75 डिग्री हो जाता है ना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 tan 75 डिग्री, और इसको कॉट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे नीचे tan 75 डिग्री हो जाएगा, प्लस 2 tan 45 डिग्री। तो यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, 5 प्लस 3 प्लस 2 tan 45 का मान 1। तो ये 5 प्लस 3 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा इसका आंसर? 10B। नेक्स्ट है, बस इसको चेंज करना होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का कोण 2x है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं 2x प्लस 3x प्लस 8 डिग्री प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो देखिए 2 3 5 5 5 10 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 बराबर 180। 10x बराबर 200, 20 को उधर ले जाइएगा 200, ठीक। तो x बराबर क्या हो गया? 20। और सबसे बड़े कोण का हमसे माप पूछा है, तो पहला कोण क्या हो जाएगा? 2x है तो 40। दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 3x माइनस 8 है तो 20 तिहाई 60 माइनस 8 52। तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 5x माइनस 12 है तो 20 पाँचे 100, 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 88। सबसे बड़ा कोण 88, राइट। एक सिलेंडर की ऊंचाई, देखिए सिलेंडर से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो आपको ये सब भी मालूम होना चाहिए 3D ज्योमेट्री के बारे में, राइट है। तो मेंसुरेशन भी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 528 है। सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना, ठीक, राइट। सिलेंडर की ऊंचाई दे रखी है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, जो कितना दे रखा है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन पूछा है, तो यहाँ से r रेडियस निकाल लें तो 2 गुना पाई गुना r गुना h कितना है? 14 बराबर 528। 14 से कटेगा तो 14 14 दूनी 14 जो 28 हो जाती है 42। छोड़िए हम लोग आराम से काटते हैं, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7 7 49, 3 52 नहीं कटेगा ना, राइट। इसको लिखते हैं 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 गुना 22/7 गुना r गुना 14 बराबर 528। अब इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौका 44, फिर 8 कट गया ना, फिर 2 24, ठीक, राइट। फिर उसके बाद 2 12, तो राइट। अब हमारे पास क्या बचा? 7 दूनी का 14, 2 छक्का 12, यानी रेडियस बराबर क्या बचा? 6 सेंटीमीटर।
ये बचा ना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या है, तो सिलेंडर का आयतन। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो 22/7, आर कितना आया 6 है ना, तो 6 × 6, और आर एच कितना है 14, तो 7 दूनी 14। तो इसको अगर गुना किया जाए तो 6 1 36, 36 दूनी 72, 72 × 22, 2 दूनी का 4। देखिए यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। ये तो ख़त्म हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट ये दोनों बचा, तो कर लेते हैं। 72 दूनी 144, 144, तो 4 8 5 1584 सेंटीमीटर, यानी कि बी 1584 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बस यही था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं। तो दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसाअ 231 है, और छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आर कितना आया था 6 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना आया था 1584। इसमें दो घनात्मक संख्याओं का अनुपात, यानी कि दो घनात्मक संख्या है, 3:7 अनुपात दे रखा है। इनका लघुत्तम क्या है, तो 231 है। तो ये देखिएगा, अगर इनका लघुत्तम अगर निकाले जाए तो मान लेते हैं कि x का गुणज है, तो 3x + 7x, ये का वैल्यू कितना है 231 मान के चलो, क्योंकि एलसीएम है, क्योंकि दोनों ऑड अभाज्य संख्या है ना, जो अभाज्य जैसा लग रहा है। तो 17 का 21 21 1 1, यानी कि x का मान 11 आ जाएगा, राइट। तो संख्याएँ 33 और 77 हो जाएंगी, ठीक। तो छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो 33, छोटी संख्या क्या है 33, राइट। नेक्स्ट, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति में को मापने में सबसे उपयुक्त औसत क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में क्या होता है, तो सामान्य तौर पे केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए ना सबसे उपयुक्त माध्य होता है, जो मीन होता है ना, मीन ये होता है। आप लोग इसको स्टैटिक्स में, मैं एक दिन स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, मापने का सबसे उपयुक्त औसत क्या होता है, तो माध्य होता है, राइट। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। भैया एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, तो ये जो ए से निकलती है बी की ओर कितने किलोमीटर रफ्तार, 50 किलोमीटर प्रति आवर। आधे घंटे के बाद अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, और आधे घंटे बाद ये हाफ एन आवर बाद चलती है बी से ए की ओर, जो इसकी रफ्तार कितनी है 150 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। ये 725 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है, राइट। तो देखिए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, तो 725 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी क्या होगी। कोई मसला नहीं है, ये आधा घंटा बाद चलता है, तो आधा घंटा में ये कितना दूरी कवर कर लेगा। तो देखिए ए से जो पहला ट्रेन चला था, जो पहला ट्रेन चला, सिंपल सा बात है, जो फर्स्ट ट्रेन चला वो आधा घंटा चल चुका है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से आधा घंटा चला होगा, तो कितना दूरी तय किया होगा 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर अगर टोटल दूरी है, तो 725 अगर टोटल दूरी है, तो ये 25 किलोमीटर को तय कर चुका, तो बचा हमारे पास कितना दूरी 700 दूरी। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक ए से बी जा रहा है, दूसरा बी से ए जा रहा है, तो दोनों जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 150 + 50, ये 200 स्पीड हो गया ना इसका, और टोटल दूरी क्या है 700, तो 200 = 700। तो भैया अगर देखा जाए तो ये कितना देर में तय कर लेगा, ये दोनों देखा जाए तो 3.5 आवर में एक दूसरे से दोनों मिलेंगे। तो 3.5 आवर्स में एक दूसरे से वो मिलेंगे, तो 3.5 आवर्स तो ये हो गया, यानी 3.5 घंटा में ये मिल जाएंगे। लेकिन आधा घंटा पहले ही ए चल चुका था, तो अगर देखा जाए गौर से, तो ये जो ए है और ये बी है, इधर से ये 50 चला, इधर से ये 100-150 चला, टोटल दूरी 750, जो जिसमें से ए आधा घंटा पहले चल चुका था। 3.5 घंटा चलने के बाद वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी कितनी होगी,
तो जहाँ पे ये दोनों मिले होंगे ना, जहाँ पे ये दोनों मिले होंगे, तो मिले कहाँ पे हैं, 3.5 घंटा चलने के बाद। तो ये जो है 3.5 घंटा चलता है 50 की रफ्तार से, लेकिन वो आधा घंटा पहले ही चल चुका है। तो ये टोटल कितना चला है, टोटल ये 4 घंटा चला है ना। तो 50 गुना 4, ये टोटल 4 घंटे में कितना दूरी तय किया, 200 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं ना कि ये ए से वो मिलने वाले स्थान की दूरी कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। बस यही था क्वेश्चन, मैं यही समझाना चाहता था आपको कब से, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं क्या, राइट। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे इस सेट, पहले सेट नंबर 1 का है और 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के असन को, असन का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट जो होते हैं ना, दोनों एक दूसरे से सटे हुए, नज़दीक वो होते हैं, नज़दीक वाले। 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो समचतुर्भुज में असन कोणों का योग जो होता है ना, वो 180 होता है। तो 6 3 9, 9 दूनी 18 यानी 20 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। तो सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा, 20 यहीं 60 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई अप्रोच लगाने का जरूरत नहीं है, आंसर 60 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। ये 5 ये इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ा जाए तो क्या हो जाए, 3 5 15 2 17/3 प्लस ये 73/100 कर सकते हैं, माइनस 3123/1000 कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा भाई साहब, ये यहाँ पे देखिए ना, अप्रोक्स सभी मान लिखा है ना, तो इसको भी पॉइंट में ही चेंज कर ले तो अच्छा है, ठीक। तो इसको अगर पंक्तियाँ 15 2 17/3 करेंगे तो क्या होगा, पंक्तियाँ ही 15, छतरी 18, ये ऐसे जाता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.67, राइट। तो अब इसको, इस फ्रैक्शन को 5.67 में आप 0.73 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 3 10, 7 10, 7 7 13 14, 5 1 6, 6.4000। और इसमें कितना घटाना है, 3123, एक जीरो को हटा दीजिए, इतना है ना। तो इसको घटाइएगा तो क्या मान आएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, फिर 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 3 गया 2, यानी कि लगभग 3.27 इसका आंसर आएगा, 28 का बी, 28 का बी, राइट। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अब श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया है। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, तो श्वेता का हिस्सा कितना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए देखिए, श्वेता 20 दिनों के लिए आती है और हरीश जो है 30 दिनों के लिए आता है, और इनकी दैनिक मजदूरी, इसकी दैनिक मजदूरी 5 है श्वेता की, और इसकी दैनिक मजदूरी 6 है। टोटल श्वेता और हरीश की 28,000 की आय के साथ, ये 28,000 की शुरुआत होती है, 28,000 का ठेका लेता है ये लोग। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं कर सकता। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लें। तो देखिए ये इनको मिलना चाहिए 20 गुना 5, 100, क्योंकि ये 20 दिनों के लिए है और 30 दिनों, ये 180। इनका एफिशिएंसी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 90 0 0, यानी 5:9। तो कुछ नहीं है, बस यही क्वेश्चन है। 5:9 है, तो ये टोटल कितना होता है, 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू जो है वो 28,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है उनकी दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी क्या है, सॉरी, श्वेता का हिस्सा क्या है। तो श्वेता का हिस्सा क्या है, तो देखिए 2,000 रुपया एक दिन का मिलता है, तो भैया 5 वो कमाता है दैनिक, तो 1 यूनिट। तो श्वेता किधर गई श्वेता यार तुम, पाँच इकाई का तो वैल्यू 10,000 रुपये होना चाहिए, ठीक है। 2,000 है, यहाँ पे 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना 5 गुना श्वेता का पूछा था ना, ठीक है, 2,000, यानी 10,000 जो है श्वेता का होना चाहिए हिस्सा। तो श्वेता का हिस्सा कितना है मजदूरी, 10,000, और ठीक है, ये 20 दिनों में 10,000 रुपये कमाती है। बाकी वो 30 दिन के लिए आता है, उसका नहीं पूछा है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़ते हैं। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 लड़के और 70 लड़कों को एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? टोटल 50 लड़की हैं, 70 लड़का है। एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम में 50 लड़की और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, ठीक है, इतना है। यदि 40% लड़कियां, इसका 40% 20 हो गया ना, और 50% लड़के यानी कि 35 कार्यक्रम में भाग लिया तो टोटल कितने भाग लेते हैं? 55। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? तो ठीक है, 55 उपस्थित थे, टोटल कितने हो गए? टोटल छात्र प्लस छात्राएं 70 प्लस 50 120। ये 55 जो है 120 का कितना है? तो 0 से 0 ख़त्म, 5 6। तो इसको अगर 50 25 50 25 तो 27 6 6 चौका 24 6 5 30 राइट 5 8 6 48, यानी लगभग ये 46% के आसपास उपस्थित थे। राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ नहीं था, बस जैसा कि मैंने पहले ही बोला, 50 का 40% 20, 70 का 50 35, 55 हो गए। 55 कितना है 120 का, वही बस पूछा है क्वेश्चन। यदि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तो सामान्य समय के लिए सामान्य दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगी? कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है भैया, हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि में ब्याज का ब्याज लगता है। देखिए, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है? तो एक वर्ष में 250, देखिए 2 ईयर्स में कोई धनराशि एसआई पे 500 रुपये ब्याज देती है, कितना परसेंट रेट पे? 10% पे। तो एक साल पे वो कितना देगी? 250, 10% के रेट के हिसाब से। तो देखिए, एक साल में 250 दिया, ठीक। ये दूसरा साल में क्या देता है? ये फर्स्ट ईयर में और ये सेकेंड ईयर में ये 250 देता है, यहाँ पर भी 250 देता है। कुछ नहीं करना, लेकिन हमसे ये एसआई हो गया, रेट 10%, लेकिन हमसे पूछा है सीआई। तो सीआई में जो पहला ब्याज देता है, ब्याज का ब्याज मिलता है, इसका 10% 25। तो बस कुछ नहीं है, टोटल 525। ये हमारा आंसर हो गया बी, 31 का बी। राइट, बस यही हमारे टोटल 31 क्वेश्चन थे सेट नंबर 1 में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम अपने अगले सेट के साथ। और राइट, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।